अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास डायलेशन इन क्रिस्टल का है, फिर हम देखेंगे स्ट्रेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे स्ट्रेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टॉपिक्स में यही बातें कुछ आगे रिपीट होंगी, यानी ये टर्म्स कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो पहले समझते हैं कि डायलेशन इन क्रिस्टल से क्या मुराद ली जाती है। तो जो आपके फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम आता है, जो डिफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट होता है, उसे हम डायलेशन कहते हैं। यानी कि आपने स्ट्रेस अप्लाई किया जिससे डिफॉर्मेशन आई, उस डिफॉर्मेशन से अगर आपके पास फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम आया है तो हम बोलेंगे ये डायलेशन ऑफ क्रिस्टल कहलाती है। अब इसमें यह समझना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शनल इंक्रीज से फ्रैक्शनल चेंज लिखना चाहिए तो ज्यादा मुनासिब हो जाएगी बात। तो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी वैल्यू बड़ी भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। तो फार्मूले से भी समझ आ जाएगा। इसे हम इस तरीके से डेल्टा से जाहिर करते हैं। अब आप देखो v प्राइम माइनस v ओवर v। v प्राइम क्या है? डिफॉर्मेशन के बाद वाला वॉल्यूम, और आपके पास v क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। जब मैं कहता हूं पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब v प्राइम की वैल्यू ज्यादा होगी v से, यानी डिफॉर्मेशन के बाद वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा ओरिजिनल वॉल्यूम से। अगर मैं कहूं नेगेटिव आई है तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन के बाद वाला वॉल्यूम कम होगा, किससे? स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, डिफॉर्मेशन के बाद। तो ये चीज समझ ली। तो ये फार्मूला अब आपके पास बन गया है, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, अब हम जानते हैं जैसे आप एक्स वाई जेड आपके ओरिजिनल और यूनिट वेक्टर्स हैं, हम एक यूनिट क्यूब ले रहे हैं। जैसे आप फिग में भी देख सकते हैं, डिफॉर्मेशन के बाद नए यूनिट वेक्टर बन गए थे। लास्ट लेक्चर में हमने वो नए यूनिट वेक्टर देखे थे, उनकी वैल्यूज निकालनी सीखी थी। तो x प्राइम बराबर है x यूनिट वेक्टर 1 प्लस ई एक्स एक्स प्लस ई एक्स वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस ई एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से y प्राइम बराबर आ गया था ई वाई एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर 1 प्लस ई वाई वाई और ई वाई जेड जी यूनिट वेक्टर। फिर जी प्राइम नया यूनिट वेक्टर जो बना था ई जेड एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ई जेड वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड यूनिट वेक्टर 1 प्लस ई जी जे। तो इसमें ये आपके पास नए वाले जो यूनिट वेक्टर थे ये समझाएंगे इन टर्म ऑफ ओल्ड यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये जो ई वाली टर्म है ये डिफॉर्मेशन स्ट्रेन को जाहिर कर रही है, यानी यहाँ पे स्ट्रेन आपको नजर आ रही है कि बड़ी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे जी एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा, तो अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि डिफॉर्मेशन के बाद वॉल्यूम निकालना है। तो हम कहेंगे जी ट्रिपल प्रोडक्ट लगता है आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक्स प्राइम डॉट वाई प्राइम डॉट क्रॉस जी प्राइम। अब आपके पास तीनों की वैल्यूज हैं तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ई एक्स एक्स ई एक्स वाई प्लस ई एक्स जेड। मैंने इनको कलर्स के लिहाज से उस तरह लिखा है जैसे मुझे मल्टीप्लीकेशन समझाने में आसानी हो, और इसका कोई मतलब नहीं है। ई वाई एक्स 1 प्लस ई वाई वाई प्लस ई वाई जेड ई जेड एक्स ई जेड वाई 1 प्लस ई जेड जेड, यानी आपने वो आई जे के लिहाज से एक्स एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर जी यूनिट वेक्टर की तरतीब से लिख दिया इनको। अब जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है आप वहां पहला फैक्टर इसे रखेंगे, बाकी रो कॉलम छोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लू वाला ब्लैक से ज़रब खाएगा और ये ग्रीन वाले ने आपके पास येलो से ज़रब खाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपके ई एक्स वाई बाहर आ जाएगा नेगेटिव के साथ, और फिर आप इस रो कॉलम को छोड़ेंगे तो ग्रीन वाला ब्लैक से ज़रब खाएगा और आपके पास सियान जो होगा वो ज़रब खाएगा किससे? मैजेंडा के साथ। तो ये आ गया आपके पास सो ऑन सो। अब आपके पास फिर ई एक्स जेड आ गया। अब आप ये वाली पहली रो पर आखिरी कॉलम छोड़ोगे तो ग्रीन आपके पास येलो से ज़रब खाएगा, मैजेंडा आपके पास ब्लू से ज़रब खाएगा। तो अब ये एक फैक्टर ज़रब हो गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी। अब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कैसे ये आई। अब सादा सा काम है कि आपने इनको मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। 4 फैक्टर इसके बनेंगे, वो कट जाएंगे, उनमें से 2 इसके साथ। फिर आपके पास ये जब अंदर ज़रब खा जाएगा तो ये भी फैक्टर कट जाएगा इसके साथ, ये जब अंदर ज़रब खा जाएगा तो ये फैक्टर भी कट जाएगा। तो अब आपने देखा कि इसमें से जो 3 फैक्टर बचे थे वो अब इन 2 फैक्टर के साथ ज़रब खाएंगे, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया कलर्स के साथ। फिर यहाँ पे माइनस ई एक्स वाई बचा था और अंदर क्या बच गया था? ई वाई एक्स। तो मैंने उसको ऐसे इस तौर पे लिख दिया। फिर क्या जनाब आपके पास लास्ट में क्या आ गया? माइनस ई जेड एक्स बचा था, यहाँ पे प्लस ई एक्स जेड था, वो मैंने लिख दिया। अब आप इनको ज़रब करोगे तो 5 फैक्टर आपके पास ये आ जाएंगे, इनमें से 2 कट जाएंगे, ये आपके पास वैसे ही ये 2 अब बचे थे ये आइडेंटिकल होने के नाते ये कट जाएंगे। फिर जनाब अब आपने रिमेनिंग फैक्टर क्या आ गया, यानी
बाद का वॉल्यूम क्या है, 1 प्लस ई एक्स एक्स माइनस ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड। तो ये आपने वैल्यू प्लेस कर दी, सॉरी यहाँ पे ये सारे ही प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं ई वाई वाई भी प्लस के अंदर है आपके पास। अच्छा जी, तो अब आपने इसको लिख दिया इस तौर पे कि तीनों फैक्टर प्लस प्लस में आ गए। अब आपने जो डायलेशन का फार्मूला बनाया था बाद का वॉल्यूम की आपने वैल्यू डाल दी। हम चूंकि क्यूब यूनिट देख रहे हैं तो वॉल्यूम 1 ले लिया मैंने इसका, ये 1 इस 1 से कट जाएगा तो ई एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड आ जाएगा। तो ये जो वो डायलेशन की वैल्यू आई, अब आप देख सकते हो कि ये अब आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिफॉर्मेशन है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिफॉर्मेशन है और जी एक्सिस के लॉन्ग जो डिफॉर्मेशन है उसको काउंट करके टोटल डिफॉर्मेशन या टोटल डायलेशन के बराबर आ गया है। मगर ये बात किसकी है, यूनिट क्यूब की है। अच्छा जी, अब स्ट्रेस कंपोनेंट की बात करें तो फोर्स जो यूनिट एरिया पे एक्ट करती है सॉलिड में वो स्ट्रेस होती है। अब अगर आप एक क्यूब को देखो तो हम कहेंगे इसके 9 स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स के अगर हम देखें तो एक्स की फोर्स जो होगी हम कहेंगे एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, जी एक्स जी जेड जी जेड। जैसे आप इस जगह ये पहली फिग में देख सकते हैं ना कि एक्स एक्सिस के भी आपके पास 3 कंपोनेंट हैं, वाई वाले के भी और जी वाले के भी। ये तो आपने स्ट्रेन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अब आप इसको स्ट्रेस की लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब जो बड़ा एक्स लिखा हुआ है या बड़ा वाई या बड़ा जेड जो कैपिटल लेटर है वो मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है कि अगर एक्स बड़ा लिखा हुआ है तो इसका ना वो फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, बड़ा वाई लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी। और जो छोटा है सबस्क्रिप्ट में जो चीज लिखी हुई है वो मुझे क्या बताएगी, नॉर्मल ऑफ द प्लेन टू विच द फोर्स अप्लाई, यानी वो आपके पास नॉर्मल की डायरेक्शन दे रही है मुझे। अच्छा, इसका मतलब अगर आप कहीं पे एक्स एक्स लिखा हुआ देखते हैं, स्ट्रेस कंपोनेंट लिखा हुआ होता है एक्स एक्स, तो बड़ा एक्स ने क्या बतानी है, फोर्स, यानी वो फोर्स किस सिंथ में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर जो आपके पास है और जो प्लेन होगी वो नॉर्मल होगी किस पे, एक्स डायरेक्शन में। बात समझ आ गई? अगर आप इसे एक्स वाई से समझें, अभी मैं नीचे तस्वीर भी दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसका ना फोर्स एक्स डायरेक्शन में है मगर उसका जो नॉर्मल है वो वाई डायरेक्शन में है। कैसे, जरा समझ लेते हैं, पहले इसी चीज को समझ लो। ये एक्स वाई है, अब जरा देखो ये फोर्स ये एक्स डायरेक्शन में है मगर इसका जो नॉर्मल है वो किस सिंथ में है, वो वाई डायरेक्शन में है। तो इसे देखो मैंने एक्स वाई लिखा है। बात समझ आ गई ना कि जो बड़ा एक्स है वो मुझे फोर्स के एक्सिस बता रहा है, जो छोटा वाई सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मुझे नॉर्मल बता रहा है कि वाई सिंथ में नॉर्मल है। ओके होगी बात जनाब। अब इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं कि 9 से वो हो जाएंगे 6 पे। अब ये क्यों हो गई, ये भी आपको समझ आ जाती है, क्योंकि हम मानेंगे कि ये जो कंडीशन है ये आपके पास स्ट्रेस अप्लाई किया स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब है कि टोटल फोर्स जो सॉलिड पे लग रही वो भी जीरो, टोटल टॉर्क जो लग रहा है वो भी जीरो है। तो जनाब अगर आप एक यूनिट क्यूब को देखते हो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो आप कहोगे कि वाई एक्स और एक्स वाई बराबर है, यानी कि अगर आप जरा यहाँ पे देखो ये टॉप व्यू दिखाया आपको 2 डायमेंशन में, ये वाई एक्स अप है तो यहाँ पे वाई एक्स डाउन भी तो होगा। ये एक्स वाई आपका राइट है तो इसी एक्स वाई का एक लेफ्ट भी होगा। तो जब आप सम ऑफ फोर्सेस करोगे तो जवाब जीरो आ जाएगा, इन दोनों का सम ऑफ फोर्सेस करोगे तो जवाब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है जैसे ये टॉप और बॉटम पे दिखाई गई, इनका सम करोगे तो जीरो, और जो वाई एक्सिस पे फोर्सेस हैं जब आप जैसे आपके लेफ्ट और राइट पे जो दिखाई गई हैं ये सम करोगे तो जीरो। तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो गई। बात समझ आ गई? और टोटल टॉर्क भी अगर इसी सोचो तो एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वाई एक्स इंटू वन वन आ रहा है क्योंकि यूनिट क्यूब आपने उठाया हुआ है, एक्स वाई डॉट वन जब आप देखोगे चूंकि ये आपस में इक्वल है तो जवाब आपका नल जीरो आ जाएगा। तो वाई एक्स बराबर आ गया एक्स वाई के, ठीक होगी बात? अच्छा, तो इसी तरीके से साबित किया जा सकता है वाई जेड बराबर आ जाएगा जेड वाई के, वाई जेड एक्स बराबर आ जाएगा एक्स जेड के। तो जो शुरू में आपने 9 कंपोनेंट पढ़े थे इनमें से तो अब पेयर बराबर हो गए। कौन कौन से पेयर, वाई एक्स एक्स वाई बराबर हो गया, वाई जेड जेड वाई बराबर हो गया, जेड एक्स एक्स जेड बराबर हो गया। तो वो तो इसका 3 खत्म किए जा सकते हैं तो बकिया बच गए 6।
तो जो शुरू में कही थी कि 9 में से कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, तो वो आपने लिख दिया कि एक्स एक्स बच गया, वाई वाई बच गया, जेड जेड बच गया, फिर आपने वाई जेड जेड एक्स वाई लिख दिया। जो आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यानी वाई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स जेड भी लिख सकते हैं और वाई जेड भी लिख सकते हैं, यानी 6 लिखने हैं आपने। फिर जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, इनकी जो डायमेंशन होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के तौर पे। अगर मैं अब स्ट्रेन के बात करूं तो जिस तरीके से स्ट्रेस के कंपोनेंट रिड्यूस हुए हैं, इसी तरीके से स्ट्रेन के कंपोनेंट भी रिड्यूस होंगे। तो ई एक्स एक्स आएगा, ई वाई वाई आएगा, ई जेड जेड आएगा। इसी तरीके से ई वाई जेड आ जाएगा, ई जेड एक्स आ जाएगा, ई आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। यानी जो आपने स्ट्रेस कंपोनेंट रखे हैं उसी के कॉरस्पॉन्ड आपने स्ट्रेन कंपोनेंट भी रखे हैं। अब स्ट्रेन तो आपके पास जानते हैं कि आपके सिमिलर रेशियो होती है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाती है ये। तो ये जनाब अब हमें पता चला कि स्ट्रेस कंपोनेंट हमने कैसे देखने होते हैं, स्ट्रेन कंपोनेंट कैसे देखने होते हैं। मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ सिंबल के साथ, मुख्तलिफ बुक में सिग्मा के थ्रू जाहिर किया होता है स्ट्रेस कंपोनेंट्स को। तो मैंने अपनी आसानी के लिए एक पैटर्न अख्तियार किया ये वाला, ताकि मुझे आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी फौरी समझ आ जाए और नॉर्मल की डायरेक्शन भी फौरी समझ आ जाए। ठीक होगी बात, किस प्लेन के ऊपर नॉर्मल आपके पास चल रहा है। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।